नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं हूं श्याम सुंदर। मैं भी भारत कार्यक्रम में आदिवासियों का हाल जानने के सिलसिले में आज हम मध्य प्रदेश के बिस्टान पहुंच चुके हैं। इस बाज़ार पर एक नज़र डालते ही आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ लोगों की जीविका का साधन खेती किसानी है, यानी कि लोगों की ज़िंदगी और ये बाज़ार खेती किसानी से ही चलता है। लेकिन इस बाज़ार में जिस तरफ सबसे ज़्यादा ध्यान जाता है वो है कि यहाँ पर हर दूसरी तीसरी दुकान कीटनाशक दवाओं और हाइब्रिड बीजों की है। तो क्या आदिवासी किसान व्यावसायिक तरीके से आधुनिक और उन्नत खेती कर रहा है? प्रकृति प्रेम आदिवासियों का स्वभाव है और उसके साथ उसका गजब का तालमेल चलता है। उसकी जीविका और जीवन शैली दोनों ही जंगल आधारित रही हैं। उसकी जिंदगी में आडंबर नहीं है। वो प्रकृति से उतना ही मांगता है जितना जिंदा रहने के लिए जरूरी है। कहते हैं मानो तो भगवान, नहीं तो पत्थर। ये आदिवासियों के भगवान हैं। हालांकि आदिवासियों तक तराशे हुए भगवान भी पहुंच रहे हैं या पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन मोटे तौर पर आज भी वो प्रकृति का ही पुजारी है। जीविका के लिए वनोपज, पारंपरिक खेती उसकी जीविका के साधन रहे। आदिवासी देसी बीजों और बिना कीटनाशकों या रासायनिकों के खेती करता था। यह खेती कम खर्चीली और बिना कर्ज के की जा रही थी। किसी समय ज्वार, बाजरा, मक्का और दालें पैदा करने वाला आदिवासी अब सोयाबीन, कपास और मिर्च उगा रहा है। इन फसलों की खास बात यह है कि बिना कीटनाशक दवा के ये उत्पादन नहीं देती और आदिवासी किसान को कीटनाशक दवा के इस्तेमाल की जानकारी और तरीके बहुराष्ट्रीय कंपनी समझा रही हैं। 60 से 70% तो उनको मालूम है कि उनको करना क्या है, और 30% हम भी गाइड करते हैं उनको कि नहीं आप ये चीज़ मत करो, ये करो, ये चीज़ मत करो, ये करो। मिर्ची में तो बहुत सारी ऊंची दवा हमने डाली, लेकिन उसमें वायरस आई जाए वो तो हम बस में नहीं होगी, वो नहीं पकेगा। 2 एकड़ में लगाई मिली, 18 पैकेट लगाई मिली, 360 रुपये पैकेट लाया था। कई भी की तरह की दवा लावत पूरे तो एकाधिक बार तो अच्छी दी दे न, फिर वो दवाई वाले को भी कमाना आता है तो और भी जरा कुछ कमजोर दे देता है और मेरे पास आएगा। बिस्टान के बाजार में अविनाश सिंह दांगी की कीटनाशक और बीजों की दुकान है। अविनाश सिंह दांगी फिल्म स्टार जैकी श्रॉफ के दीवाने हैं। फिल्मों में जाने की तमन्ना रही, मुंबई गए भी, लेकिन मामला बना नहीं। सुबह गई जी की शूटिंग चल रही थी फिल्म ताल की, तो उसमें मुझे एक गेस्ट रोल के लिए उन्होंने बोला था। वो फिल्म की लंबाई ज़्यादा होने की वजह से मेरा रोल कट गया, पूरा गाना था उसमें। अविनाश के पिता इलाके के बड़े किसान हैं। अपनी जमीन के कुछ हिस्से पर जैविक खेती भी करते हैं, लेकिन अविनाश को काम पर लगाने का सवाल आया तो कीटनाशक की दुकान खुलवा दी। सबने घर में बैठ के डिस्कस किया कि कौन सा ऐसा व्यापार किया जाए जो अपने एरिया से सपोर्टेड हो। तो ये एग्रीकल्चर एरिया है, तो हमने सोचा कि किसानों की ज़रूरत की सारी चीज़ें अपनी दुकान में अगर अपन रखें तो अपना व्यापार भी सही चलेगा, और अपन खुद फार्मर है तो किसानों को सही राय भी दे सकते हैं। मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों में कीटनाशक दवाओं का धंधा सबसे ज्यादा मुनाफा देता है। खरगोन जिले में ही कीटनाशक दवाओं की कुल 679 दुकानें हैं। यहाँ हर साल करीब 80 करोड़ रुपए की लगभग 4 लाख लीटर से ज्यादा कीटनाशक दवाई बिकती है। कॉटन में लीजिए तो पेस्टिसाइड का ज़्यादा से ज़्यादा 2,500 से 3,000 रुपये का खर्चा आता है। मिर्ची की बात करें तो 10 से 12,000 रुपये का खर्चा आता है। अधिक उत्पादन और बेहतर जिंदगी की उम्मीद में आदिवासी किसान ने नए बीज अपनाए, लेकिन नए बीज और कीटनाशक दवाओं से होने वाली खेती ने
मानो छोटे आदिवासी किसान की कमर तोड़ दी है। महंगी होती खेती उसके बस से बाहर हो रही है। कई मर्तबा वो कर्ज में डूब जाता है। हालत ये होती है कि गरीब की गाय कहे जाने वाली परिवार का आखिरी सहारा बकरी भी उसे बेचनी पड़ जाती है। छोटा किसानों का जे कहीं अपन बाजार में जा कि आज हमारे पास 2 रुपया 1 रुपया हो ही नहीं, आज साहब सेठ मेरे को दवा 4 दिन 8 दिन की उधार दे दे, तो वो छोटा किसान का जो दवा नहीं मिलेगी उसको देता नहीं होती। दवाइयों ने बीजुद में चली जाए, कभी अच्छे फसल आवते थोड़े बहुत बचे दाढ़की, जो कोई भी दाढ़की कराते वो ठीक। नए बीज, दवा और उसकी फसल के दाम, आदिवासी किसान पूरी तरह बाजार की गिरफ्त में है। इस खेती से कुछ बड़े किसानों ने भले फायदा उठाया है, लेकिन छोटे किसान को यह खेती इतनी महंगी पड़ रही है कि वो अपनी जमीन गंवाकर किसान से मजदूर में तब्दील हो रहा है। खरगोन के बाजार में छोटी बड़ी मिलाकर करीब 350 कीटनाशक और हाइब्रिड बीजों की दुकानें हैं। इनमें से कुछ दुकानें बड़े व्यापारियों की हैं जिनका टर्नओवर करोड़ों में है, लेकिन छोटे से छोटा व्यापारी भी जो कीटनाशक दवा और हाइब्रिड बीज बेचता है वो कुछ लाख का मुनाफा हर साल ज़रूर कमा लेता है। लेकिन क्या इन हाइब्रिड बीजों और कीटनाशक दवाओं ने आदिवासी किसानों की ज़िंदगी भी बदली है? इस पर एक चर्चा के लिए हमने कुछ कृषि अधिकारियों, वैज्ञानिकों और आदिवासी किसानों को आमंत्रित किया है। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहगुन गांव में इस चर्चा के लिए आपको लेकर चलेंगे। आपसे अगर मैं पूछूं, आप खुद किसान हैं, आपका पूरा गांव है, आप पहले जो बीज बोते थे और अब जो बीज बोते हैं उसमें क्या फ़र्क है? फर्क है पहले का ही, तो जो पहले जो बीज बोता था तो 10 साल लग वो बीज रखे तो वो बीज पकता था। अभी जो बीज हम लावा में बोआ और लगावा तो वो आधी मक्की मर जाए, वो आधी वो कहीं कीड़ा लग जाए, ये लग जाए। हमारी इस रिपोर्ट में जो मुद्दे उभर कर सामने आए हैं उन पर चर्चा के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बाल्या नाथू हैं जो भिलाला जनजाति के यहाँ पर मुखिया हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ दीवान सिंह डांगी हैं जो एक बड़े किसान हैं और इनको कहा जा सकता है कि आधुनिक खेती में ये काफ़ी सफल भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दीवान सिंह जी ML शर्मा प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं यहाँ पर जो कृषि अनुसंधान केंद्र है खरगोन में, वहाँ पर। इसके अलावा हमारे साथ कैलाश अग्रवाल हैं, कपास के व्यापारी हैं और भी कई गैर सरकारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और दीपक मालवीय कृषि विभाग से हमारे साथ हैं, वो उपनिदेशक के पद पर हैं इस विभाग में, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और इसके अलावा हमारे साथ बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर इस गांव के आदिवासी किसान मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन बातचीत की शुरुआत हम अपने मेहमानों के साथ शुरू करते हैं। दीपक मालवीय जी, अगर आपसे मैं चर्चा की शुरुआत करूं, कितनी सफल मानते हैं आप यहाँ पर उन्नत खेती को, अगर आप बात करें आदिवासी इलाकों की? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ विभाग के लगातार प्रयास और किसानों में जैसे विभाग द्वारा समय समय पर प्रशिक्षण, कृषक संगोष्ठी के माध्यम से कृषि की नई नई तकनीकों का प्रचार प्रसार किया जाता है। इससे धीरे धीरे सुधार हो रहा है और अभी भी कुछ बाकी है, इसको बाकी है। कैलाश जी, आपका क्या अनुभव कहता है? आप लंबे समय से इस इलाके में हैं, आप कपास से खास तौर पर जुड़े हुए हैं। कपास की खेती की अगर बात करूं, यहाँ पर कहिए कि बीटी कॉटन का बड़ी तादाद में उत्पादन होता है। क्या अनुभव है, क्या आदिवासी किसानों को और ख़ास तौर पर छोटे किसानों को उनकी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ा है, उनकी इनकम बढ़ी है? आदिवासी किसानों की पहले से थोड़ा सा सुधार ज़रूर हुआ है। सरकार की कुछ योजनाएं भी आई हैं, लेकिन जो अंतिम किसान तक जो जितनी योजनाएं पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही हैं। और जिस प्रकार का प्रशिक्षण की उनको आवश्यकता है, मुझे लगता है कि कृषि विभाग में जो हमारे ज़िले में 60% तो स्थान ही खाली है, यानी उनके पास में मैन पावर ही नहीं है कि वे किसानों को सही ढंग से प्रशिक्षित कर पाएँ। उसके लिए हमको जो छोटे से छोटा गांव है
उसमें जाकर उनको प्रशिक्षित करना चाहिए और उनको जो खेती के प्रगतिशील किसान हैं उनसे परिचय कराना चाहिए और उस दिशा में हमको काम करना चाहिए। उसके बाद में ही जो कम खेती कम जोत वाले जो किसान हैं उनकी स्थिति में ज़्यादा सुधार होगा। क्योंकि मैं ये अगर ये कहूँगा आपके पास ML शर्मा जी, जो बात इन्होंने कही, हमने भी अपनी रिपोर्ट तैयार करते हुए ये पाया कि जो आदिवासी किसान है, छोटा किसान है, वो बीज भी खरीद रहा है, जो उन्नत बीज जिसको कहा जाता है। ख़ास तौर पर अब तो मक्का, जो उनकी पारंपरिक, जिसकी वो खेती हमेशा से यहाँ करते आए, मक्का और ज्वार, उसका बीज भी वो बाज़ार से खरीद रहा है। हाइब्रिड मक्का वो बो रहा है। उसके साथ साथ वो कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन कई बार उनकी शिकायत होती है कि कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल करने के बावजूद फसल नष्ट हो जाती है। किसान भाइयों के साथ समस्या क्या है कि जैसे उनको प्रशिक्षण भी दिया जाता है, समय समय पर कृषि विभाग भी देता है, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से भी देते हैं, अन्य विभाग हैं वो भी देते हैं। और किसान, मैं आपको एक बात बता दूं कि इस ज़िले का किसान, आदिवासी कृषक भी अब उतना पिछड़ा नहीं है। हमारे यहाँ करीब करीब ऐसा कोई दिन बाकी नहीं जाता है 10-5 किसान कम से कम संपर्क न करें अपनी समस्याओं को लेके। डांगी साहब, आप तो खुद बड़े किसान हैं और आप ऑर्गेनिक खेती भी करते हैं, जैविक खेती आप कपास की भी कर रहे हैं, दूसरे उसकी भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप ये मानते हैं कि पेस्टिसाइड का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ख़तरनाक है और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हो भी रहा है इस इलाके में? खरगोन ज़िले में पेस्टिसाइड का जो आंकड़े बताते हैं वो ये बताते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा शायद यहाँ प्रयोग पेस्टिसाइड का होता है। और जहाँ तक इसके बारे में समय समय पर छींटने वाला जो प्रश्न है, जो किसान को जो जैसी सलाह देता है वो उस हिसाब से दवा का छिड़काव कर लेता है। विधिवत वैज्ञानिक रूप से उसके पास कोई जो शिक्षा होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, प्रशिक्षण होना चाहिए, उसकी कमी है। बाल्या जी, आपसे अगर मैं पूछूं, आप खुद किसान हैं, आपका पूरा गांव है, आप पहले जो बीज बोते थे और अब जो बीज बोते हैं उसमें क्या फ़र्क है? फर्क है पहले का ही तो, जो पहले जो बीज बोता था तो 10 साल लग वो बीज रखे तो वो बीज पकतो था। अभी जो बीज हम लावा में बोआ और लगावा तो वो आधी मक्की मर जाए, वो आधी वो कई कीड़ा लग जाए, ये लग जाए हैं, और ओका में ख़त्म हो जाए। और बाकी हमें जो कृषि विभाग में जो जा जाए, तो कृषि विभाग में जो पूछने जा जाए तो जो बीज जो आवे हैं, तो बीज जो काश्तकार को बाकी जाए। कृषि विभाग में जो पावती सी, जो कृषि विभाग में पावती सर बाकी जाए, और ये लोग वहाँ से लाते एक घर डाल दे और किनको किनको देने से वहाँ बांट दे। तो ऐसा क्यों? फिर काश्तकार कहाँ जाएगा? ML शर्मा जी, जो इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सवाल वैज्ञानिक दृष्टि से भी कहा, इनका कहना यह है कि जब ये पहले पारंपरिक खेती करते थे, मक्का बोते थे, ज्वार बोते थे, कपास बोते थे, तो उसका बीज वो रख लेते थे और वो बीज 10 साल तक चलता था। लेकिन अब ये है कि बीज बाज़ार से खरीदते हैं, वो महंगा है। दावा ये किया जाता है कि उत्पादन उसका ज़्यादा है, लेकिन यहाँ बारिश पर आधारित खेती है। बारिश नहीं हुई तो कई बार वो फसल भी नष्ट हो जाती है और बीज तक ये बचा नहीं सकते। हर साल इनको बीज बाज़ार से खरीदना पड़ता है। हमारे किसान भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। पहले उनके अपने देसी बीज होते थे, जैसे साठी मक्का है या तुअर है, तो उसका बीज बरसों तक रख लेते हैं। लेकिन अब समस्या जो हो गई है कि जो हाइब्रिड बीज हैं, संकर बीज हैं, इनको हम एक ही बार लगा सकते हैं और दोबारा नहीं लगा सकते, नया खरीदना पड़ेगा। एक कारण ये है। दूसरा कारण क्या है कि जो हाइब्रिड बीज हैं उनका उत्पादन निश्चित रूप से ज़्यादा आता है, लेकिन वो विषम परिस्थितियों को सहन नहीं कर पाते हैं जितनी हमारी देसी जातियाँ पहले कर लेती थी। तो इसके लिए क्या है कि कुछ ऐसे नई जातियां विकसित की हैं किसानों के लिए, जैसे गंगा कावेरी कृषि विभाग ने इस बार काफ़ी बांटी है। और गंगा कावेरी मक्का का बीज है, कंपोजिट है, मतलब उसको कई वर्षों तक लगा सकते हैं और शंकर की तुलना में उसमें सहनशीलता ज़्यादा है। निश्चित रूप से जो हाइब्रिड जातियां हैं उनकी तुलना में शंकर जातियां हों, वो जो कंपोजिट जातियां हों या देसी जातियां, उनका उत्पादन कम आता है। लेकिन जो बीज के उत्पादन वाली जाति है कावेरी, गंगा कावेरी, अगर हमारे किसान भाई लगाएंगे, और कृषि विभाग ने इस साल काफ़ी मात्रा में बांटा है, और भी आगे देखो नई कोई जाति यहाँ पे ला रहे हैं तो सारे लोगों को एक साथ फैलाना संभव नहीं है, लेकिन धीरे धीरे 2-3 साल में मुझे लगता है सारे किसानों पे वो जाति पहुँच जाएगी। जी बाल्या जी, आपसे एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि जो आप
दवाइयाँ छिड़कते हैं, उसमें 1 एकड़ दवाई में कितना खर्चा आ जाता है और क्या दवाई हमेशा जब भी आप खरीदते हैं असरदार रहती है? 1 एकड़ में 600 ग्राम काकड़ा लगे, मतलब 1.5 पैकेट जी। 400 ग्राम आवे तो 400 ग्राम का 1000 रुपया लगे। आप बीज की बात कर रहे हैं? बीज की बात। हाँ। 400 और ग्राम। दवाई? बीज 1000 में, और 1000 को 1 एकड़ में 1000 में पैकेट मिले तो हमको 1500 रुपया बीज का लग गया। ओका में हमने 1 एकड़ में हमका खर्चो समझे लो कि 3 बोरी DAP लग गई 1300 का भाव में, और 3 बोरी यूरिया लग गई, और 5 बोरी रखड़ी लग गई। ओका में 1 एकड़ में हमारा 5000 की दवाई लग गई। और कपास कितो निकलियो? 3 कुंटल 4 कुंटल, और 4 कुंटल कपास निकलियो तो वो जोड़ लो, और 4000 से अंदर 3500 4000 का अंदर में कुंटल कपास जाए। और उसमें आप लोगों की मेहनत भी है, पूरा परिवार मेहनत उसमें? ने सब हम नौकर रह जाओ काम, पूरा घर बाजिया 4 है 4 और ने 10 घर में मानो से तो 10 भी रह जा नौकर। जी, मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन और जो यहाँ पर किसान बैठे हैं उनसे भी बात करते हैं। आप उठ जाइए, एक बार खड़े हो जाइए चाहे तो। अपना नाम मुझे बता दीजिए। लाल सिंह। लाल सिंह जी, ये बताइए कि आप काहे काहे की खेती करते हैं? मैंने मक्का की करूँ, सोयाबीन की करूँ। जी, तो मक्का और सोयाबीन का जो बीज है, हाँ, वो आप खुद बनाते हैं पुराने उसका, या सम्मति से लाते हैं? कितने का आता है बीज? वो 1800 में 30 किलो पड़े। और उस बीज से अगले साल बीज नहीं बन सकता, हर साल बीज खरीदना पड़ता है? हर साल खरीदा। तो हर साल खरीदा सर। दूसरे साल तो काम। और दवाई पे कितना खर्चा आता है? दवाई पर हमको कि हम गरीब लोग तो छे, हैं गरीब लोग छे, तो हमको वाणिया घर जावा तो वाणिया ने कभी 1000 की दे दे, 1500 की। जी। कहा कि हमारे पास पैसे तो रहो नहीं, उधार लावा। तो अगर उधार लाओगे तो और ज़्यादा महंगी मिलेगी? हाँ, तो उधार महंगी तो मिलेगा, हमारे पास पैसे नहीं तो काश्तकार करा गए। काश्तकार हम क्यों मर गया कि काश्तकार हम मरिया, कसा मरिया कि काश्तकार हम मरिया कि हमारे पास पैसे नहीं, बनिया पास जानो। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो नए बीज आए हैं, नए दवाई बीज- आई है, तो उससे ज़्यादा खेती हो रही है, आपको फायदा खेती ज़्यादा हो रही सर, मानी जा खेती ज़्यादा हो रही कि वो एक हम पौधा नहीं मिल रही। हाँ। क्यों नहीं मिल रही? कि समते में जानो तो हमको खत कैसे मिले? 5 बोरी, तो समय हम 5 बोरी खत बांट लूँ का सर? एक 15-20 दिन बात आओ ना जी। 2 दाड़ा माँ ढोकणू, 2 दिन हम बोसलू माँ को है नहीं आई को तो पचाती रोज। कुंवर सिंह, आप ये बताइए कि अगर 1 एकड़ मिर्ची लगाएं आप, तो उसमें कितने का बीज आता है, कितनी दवाई छिड़कनी पड़ती है? लगाने सोयाबीन साल नहीं। अच्छा, आपने सोयाबीन हाँ। लगाया इस बार? 30 किलो की 2000 रुपया आने ले। ठीक है। अभी कमाएगी ट्रैक्टर लाई जाए 2000 रुपया ले ले एक बैग का, फिर दवाई छिटनो, खाद देनो, गेंदाई। अच्छा, ये बताओ कि जब आप सोयाबीन में या कपास की खेती करते हैं, उसमें जो दवाई छिड़कते हैं, उसमें कितनी दवाई छिड़कनी चाहिए, कौन बताता है आपको? वो सेठ बताता। सेठ बताता है? अच्छा, कभी आप कृषि विज्ञान केंद्र गए हैं कि कहीं नहीं गया? जी, अपना नाम मुझे बता दीजिए। जी, राजेश मालविया। तो राजेश जी, ये बताइए कि मैंने ये सुना है कि जो दवाई कंपनियां हैं जी, वो गांव-गांव जाके प्रचार करती हैं जब नई दवाई आती है, क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल करती हैं। क्या कहते हैं, कैसे दिखाते हैं, छिड़क कर कहते हैं हमारा नया प्रोडक्ट आया है। हाँ। और ये इस टाइप से कोई जैसे वाइट फ्लाई वगैरह, कोई मच्छर वगैरह आए हैं, तो उसके लिए पोलो वगैरह जो 3000 रुपये किलो की जो पेस्टिसाइड आ रही है महंगी, वो छींटने के लिए प्रावधान, मतलब वो बताते हैं अपने को कि ये महंगी दवाइयाँ जो हैं मल्टीनेशनल कंपनियों की,
नहीं, जो अभी जैसे सफ़ेद मक्की वाइट फ्लाई का बहुत ज़्यादा प्रकोप देखने को मिला है। तो इस टाइप से और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, वो अपने प्रचार के लिए आती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप से एमएल शर्मा जी मैं बात करना चाहूँगा इस मुद्दे पे कि यहाँ पर सारे किसान जो हैं उनके पास तक जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं या जो भारत की भी कंपनी जो कीटनाशक दवाएं बनाती हैं वो गांव-गांव जाके प्रचार करती हैं और वो जहाँ से ख़रीदता है कीटनाशक, जिस दुकान से ख़रीदता है वो बताता है कि कितनी क्वांटिटी उसको इस्तेमाल करनी है, कितनी दवा उसको छिड़कनी है। इससे भी न सिर्फ किसान का नुकसान हो रहा है बल्कि यहाँ की जो उर्वरा शक्ति है, जो लोगों की सेहत है, उसको भी ख़तरा पैदा हो रहा होगा। हाँ, बिल्कुल हो रहा है। तो क्या है कि कंपनियों का तो अपना स्वार्थ होता है, निश्चित रूप से उनका उद्देश्य रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी दवाएं लोग ख़रीदें तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। लेकिन आप लोगों को, किसान भाइयों को, इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जैसे कृषि विभाग है और अनुसंधान केंद्र है, कृषि विज्ञान केंद्र है, सभी जगह सारे गांव में इतने सीमित वैज्ञानिक, 3 कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक हैं, तो सभी जगह किसान के यहाँ पहुँच पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन आप लोगों के लिए कि कोई भी प्रशिक्षण होता है कृषि विभाग के माध्यम से, उद्यान विभाग के माध्यम से, कृषि माध्यम के से, आज भी हम इस चीज़ को कह के जा रहे हैं और हमेशा कहते रहे हैं कि आप लोग खरगोन में जाते हो, आप डायरेक्ट जो है डीलर के पास जाते हो, डीलर जो रहते हैं पेस्टिसाइड डीलर जो दवाएं बेचते हैं, उनका अपना स्वार्थ है। आप पहले कृषि विज्ञान केंद्र आइए, आप उस समस्या को आप नमूना लेके आइए, जो आपकी समस्या है, कीड़ा जड़ में लगा है जड़ लेके आइए, पौधा सूख रहा है पौधे को लेके आइए, यानी मरीज़ को लेके आइए और उसको आप किसान बन के आइए। हमारे यहाँ आपका स्वागत है और हमेशा किसान आते रहते हैं। कभी आप आइएगा, आप देखिएगा, एक दिन बाकी नहीं जाता है। हमारे त्यागी जी जो उद्यान के विशेषज्ञ हैं, उद्यानिकी का जिला है, बहुत आते रहते हैं। हमारे जैन साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर भाई के जैन, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, रोग विशेषज्ञ हैं वो, मैं कीट विशेषज्ञ हूँ, संस्था प्रमुख भी हूँ। आप हमारे कॉल भी निकालिए, कम से कम 50 किसान आते हैं। त्यागी साहब, आपको क्या लगता है कि कैसे जो दवा कंपनियों की मुनाफा कमाने का जो लालच है उससे किसान को बचाया जा सकता है, खासतौर पर छोटे आदिवासी किसान को क्या करने की ज़रूरत है? किसान तो परंपरागत खेती पहले करता था। अब इस युग में आकर के जब हाइब्रिड सीड आई, मल्टीनेशनल कंपनी आई, तो उसका रुझान उधर हो गया और वो हमारी परंपरागत जो खेती थी उससे दूर चला गया। रुझान हो गया या उसका रुझान बनाया गया? नहीं, कंपनियों ने बनाया। और अब हमको जैविक खेती को जाना होगा, क्योंकि दवाओं का और रासायनिक खाद का इतना प्रयोग हो गया है कि हमारी ज़मीन अब उत्पादन देने लायक नहीं रही है। इसलिए हमको जैविक की ओर जाना होगा। और जैविक में एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकार जैविक की ओर रुझान तो है सरकार का, परंतु सरकार को मार्केटिंग की व्यवस्था नहीं है। कैलाश अग्रवाल जी, आप ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि परंपरागत खेती की तरफ लौटना सही होगा आदिवासियों के लिए, या फिर उनको कुछ सुधार के साथ कुछ अवेयरनेस उनमें लाई जाए, जानकारी लाई जाए और ये खेती उनके लिए फ़ायदे का सौदा होगी? ये सही है कि मल्टीनेशनल कंपनी जब हाइब्रिड सीड को लेके आई तब यह प्रचार किया गया कि 2 गुना 3 गुना उत्पादन होगा। 1.5 गुना उत्पादन हुआ भी, लेकिन अर्थव्यवस्था के हिसाब से यदि हम देखें कि किसानों को जो हमने सब्जी बाग मल्टीनेशनल ने दिखाए उतना लाभ उसको जो होना चाहिए उससे अधिक हानि हो रही है, क्योंकि उसकी लागत असीमित हो गई है। इसलिए अब जो जैविक खेती है उसकी तरफ में 2-3 कारण बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो हमारी ज़मीन जहरीली हो रही है। जी अग्रवाल साहब, मैं आऊँगा आपके पास। जहरीली हो रही है ज़मीन, ये तो एक मुद्दा है ही, लेकिन आज जो आदिवासी किसान है, ख़ासतौर पर छोटा जो किसान है, उसके लिए आज जीना मुश्किल हो गया है। वो पूरी तरह से ऐसा नज़र आता है कि वो बाज़ार के हवाले हो गया। आप बालिया जी बताइए कि जब से आपने नए बीज शुरू किए हैं, गांवों की हालत में क्या फ़र्क आया है किसानों की हालत में? गाँव में सब हालत बिगड़ी रही भाई। जो नई जो बीज आई है ओका बीज महंगो मिले, ओका में नुकसान भी जाए, खर्च भी महंगो मिल रही है, अभी मजदूर भी महंगो मिल रही है। फिर टाइम से जो है अब पानी नहीं पड़तो, टाइम से जो बिजली नहीं मिलती, पानी जो अभी जो पानी है तो बिजली नहीं मिले, वो पानी खूटी जाएगा जब बिजली मिलेगी। तो बिजली मिले तो पानी नहीं है तो बिजली को काई करें, और पानी से जब बिजली नहीं मिलना।
शर्मा जी कि इस बार मिर्ची में एक ऐसा वायरस आ गया है कि ज़्यादातर किसानों की फसल चौपट हो गई है, यहाँ तक कि उनकी जो लागत लगी थी वो भी नहीं निकल पाई है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीज जो है वो ही जिम्मेदार है विषाणु के लिए? मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर जो विषाणु बीमारियां हैं, चाहे वो पपीता में हो, मिर्ची में हो या अन्य फसलें में हो, वो बीज से नहीं फैलती हैं। लेकिन मिर्च के वायरस के केस में कई जगह से ऐसी रिपोर्ट मिली हैं कि कुछ हद तक ये बीज से भी फैलता है। तो इसके लिए एक डायसोडियम आर्थो केमिकल है, एकदम से मुझे ध्यान नहीं आ रहा है वो, तो उस केमिकल से कंपनी के लोगों को ऐसा, हमारे जिलाधीश महोदय ने एक मीटिंग ली थी यहाँ पे गर्मियों में, हमारे रोग विशेषज्ञ भी थे, मैं भी था साथ में, तो उन्होंने कंपनियों को जो मेन उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उनको बुला के ये एक हिदायत दी गई थी कि आप अपने जो बीज हैं इस केमिकल से, क्योंकि ये केमिकल लोकली अवेलेबल नहीं है, लोकल में नहीं मिलता है और हर किसान के बस की बात नहीं है कि उस केमिकल को लाके बीज उपचार कर सके। तो जैसे हिदायत दी गई थी कि इस तरह के बीज आप उपचारित करके ही दें। कुल मिलाकर यहाँ पर जो कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं, वो ये कहते हैं कि उनकी कोशिश है कि जो आदिवासी किसान है, ख़ास तौर पर जो छोटा किसान है, उसको उन्नत बीज दिए जा सकें, कीटनाशकों पर उनकी निर्भरता कम हो। लेकिन किसानों का ये अनुभव है अभी तक महंगे बीज, महंगे कीटनाशक, महंगा रासायनिक खाद उन पर बहुत भारी पड़ता है और ख़ास तौर पर जो छोटा किसान है उसको कई बार क्या ज़्यादातर मामलों में ये देखा गया है कि ज़मीन गिरवी रखनी पड़ी है या उसको मजदूरी के लिए बाहर जाना पड़ा है। कुल मिलाकर वो खेती छोड़ने के बारे में सोच रहा है और काफ़ी हद तक वो छोड़ भी रहा है। फिलहाल इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, और आप सभी किसानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी बड़ी तादाद में आप राज्यसभा टीवी के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आए।